नमस्कार दोस्तों। मुंबई में, महाराष्ट्र में और मुंबई और महाराष्ट्र से लेकर के दिल्ली तक मीडिया में इन दिनों बहुत कुछ चल रहा है। पहले सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत, इसी बीच दिशा सालियन की मौत, उसके बाद तीन केंद्रीय एजेंसियों का मुंबई में डेरा, फिर ड्रग एंगल, फिर कंगना रनौत एंगल, कुछ गिरफ्तारियां और बहुत सारी राजनीति, बहुत सारे बयान। तो कई तरह की बातें की जा रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि शिवसेना सरकार को हिलाने की कोशिशें दिल्ली से हो रही हैं। कई तरह की बातें हो रही हैं। तो हम इस पर क्यों ना सीधे मुंबई चलें और भाव तोरसेकर से बात करें, जो जाने माने पत्रकार भी हैं, शिवसेना के पूर्व एक मार्मिक अखबार के संपादक भी रहे हैं, चिंतक हैं, मनीषी हैं। भाव, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। भाव, ये जो कहा जा रहा है कि वेंडेटा पॉलिटिक्स की जा रही है, शिवसेना सरकार को, तीन दलों की सरकार को हिलाने की कोशिश हो रही है, इस सब पर आपका क्या कहना है? आपका आकलन क्या है? आपने बोलते वक्त एक गलती कर दी है कि अभी कोई वेंडेटा पॉलिटिक्स नहीं बोल रहा, लेकिन एक्चुअल में वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है। यही तो जी। हमारे देश की राजनीति मजाक बन गई है। यही कि जब ऑर्डिनरी कोई कार्रवाई होती है सर्वसामान्य, तो इस पर एक वेंडेटा पॉलिटिक्स, बदले की राजनीति, ऐसा आरोप लगा देते। और मैं मानता हूं कि आज जो चल रहा है वो बिल्कुल वेंडेटा पॉलिटिक्स है, लेकिन ऐसा आरोप कोई भी नहीं कर रहा है। आप इस सब जो मुंबई में चल रहा है वो आप देखेंगे तो बस दिखाया ऐसे जा रहा है कि ये जो तीन पक्षों की सरकार बनी है पार्टियों की, तो ये गिराने की कोशिश है वगैरह बोला जाए, लेकिन वो बिल्कुल कोशिश नहीं है। क्योंकि देखिए, अभी फडणवीस जो अपोजिशन लीडर है उनको उठाकर बिहार में भेज दिया है। जी। कोई भी पॉलिटिकली अपोजिशन की लाइन नहीं ले रहा है, तो फिर ये सरकार गिराने की कोशिश आप कैसे बोल सकते? हाँ, लेकिन लेकिन इसमें और एक बात हमको ध्यान से देखनी चाहिए कि जो बॉलीवुड पर शिकंजा कसता जा रहा है, इनमें कौन टारगेट है? जी। 2002 से लेकर 2014 तक जिन्होंने गुजरात गवर्नमेंट, मोदी, शाह, इनको हैरान और परेशान करके रखा था, वो टारगेट पर है और इसकी जी। कहीं चर्चा नहीं हो रही है। अब लोया लोया केस थी, अभी कल परसों की, 2 साल पहले की बात है। लोया की केस जो थी कि उसमें तो जो जस्टिस लोया थे वो किसी शादी के लिए नागपुर गए थे। उस शादी के माहौल में खा पी कर आकर रेस्ट हाउस में सो रहे थे, तो उनको कुछ तकलीफ हो गई, उनको अस्पताल लिया गया और उनका देहांत हो गया। जी। तो वो सब जो कार्रवाई थी वो तो मुंबई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस खड़े होकर देख रहे थे। उन्होंने हर कार्रवाई कानून से करके दिखाई, तो उन पर भी शक जता के स्टोरियां बनाई गई थी। क्यों? क्योंकि जस्टिस लोया जिस कोर्ट के जज थे, वहां सोहराबुद्दीन की केस चल रही थी, जिस एनकाउंटर में सोहराबुद्दीन मारा गया, गुंडा। तो वो मारा गया, उस एनकाउंटर के समय अमित शाह गुजरात के गृह मंत्री थे, होम मिनिस्टर थे। जी। जी। तो अमित शाह को टारगेट करने के लिए ही इतना सब हो गया था। अब अमित शाह ही गृह मंत्री है और टारगेट पर कौन आ रहे हैं देखो, जो जी। टारगेट पर आ रहे हैं, यानी पार्लियामेंट के जो सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े वकील है, प्रशांत भूषण है, ह्यूमन राइट्स का तमाशा नौटंकी करने वाले हैं, उनसे लेकर महेश भट्ट, जावेद अख्तर तक सब टारगेट पर है
लेकिन ये किसका टारगेट हो सकता है? दूसरी बात आपको बता दूं, गुजरात के दंगे हुए थे, उसके बाद एसआईटी बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, बड़े बड़े मामले हो गए। बड़ौदा की बेस्ट बेकरी की केस थी, उसमें जहीरा शेख, उनकी पूरी फैमिली जलाकर मार दी गई थी। जी जी तो उसको टिस्टा सेटलमेंट ने छुपके से मुंबई में लाया और कोर्ट के प्रेस के सामने पेश किया था कि भाई इसको दबाव में आकर अपनी जबानी बदलने के लिए धमकियां दी गई, ऐसा पेश किया था। तो टिस्टा सेटलमेंट के साथ कौन थे देखिए। टिस्टा सेटलमेंट ने जब प्रेस के सामने पेश किया था और बड़ा माहौल हो गया था, फिर वो बिल्कुल केस बिल्कुल। मुंबई में फिर से चली, मुंबई में चली, गुजरात के बाहर। तो वो तो मोदी को टारगेट करने के लिए था, अमित शाह को टारगेट करने के लिए था। जी तो जहीरा शेख और उसकी माँ, उसको मुंबई के प्रेस में जब पेश किया गया, तब तिस्ता सेटलमेंट के साथ कौन था? महेश भट्ट, जी जी जावेद अख्तर। जी और अब ये सुशांत सिंह का मामला जो आ रहा है, उसमें टारगेट कौन है? बॉलीवुड 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 जो नाम आ रहे हैं वो कौन है देखिए। तो ये बिल्कुल। वेंडेटा नहीं है, ये बिल्कुल वेंडेटा है, लेकिन इस पर कोई बोल नहीं रहा है। यानी मेरी समझ में नहीं आता है कैसे राजनीतिकार और रणनीतिकार या स्ट्रेटेजिस्ट है, जिनको किसी की स्ट्रेटेजी, खुद की भी स्ट्रेटेजी समझ नहीं आ रही। ईडी अगर कुछ काम करता है जी, अभी देखिए लास्ट ईयर जो हमारे यहाँ विधानसभा के चुनाव हुए, उसके पहले ईडी ने जो एफआईआर दर्ज किया था, उसमें शरद पवार जी का नाम आया था। तो उस पर जी बड़ा बवाल हो गया, पॉलिटिकल वेंडेटा, पॉलिटिकल वेंडेटा। लेकिन उसमें पॉलिटिकल वेंडेटा था ही नहीं, क्योंकि जो बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में थी उस वक्त, उसने तो कुछ किया नहीं था। जी हाई कोर्ट ने बोला था इसको, एंटी करप्शन ब्यूरो को, कि इस पर एफआईआर दर्ज करो। वो बोल रहे थे करने जैसा कुछ है नहीं, फिर भी हाई कोर्ट ने बोला कि नहीं, इस पर केस दर्ज करो, एफआईआर दर्ज करो। तो जी जी इसमें गवर्नमेंट या बीजेपी या मोदी या देवेंद्र फडणवीस आते कहाँ है? फिर भी एक नौटंकी बनाई गई कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा, जो था नहीं, हाईकोर्ट का ऑर्डर था। लेकिन आज देखिए, आज मैं बताया अभी आपको कुछ रेफरेंस दे दिए कि आज बिल्कुल पॉलिटिकल वेंडेटा है, लेकिन कोई बोल नहीं रहा है। तो एक अजीब बात लगती है कि ये कैसे स्ट्रेटेजिस्ट है, जो अपना ही नुकसान होता है तब चिल्लाते नहीं। तो इनको पॉलिटिकल वेंडेटा कहां पता चल रहा है क्या है, कि क्या चल रहा है, इनको वही मालूम नहीं है कि क्या चल रहा है। और जी एक बात होती है, जब जब कोई एक पिंजड़ा या ट्रैप लगाया जाता है, तो उसमें आप आसानी से चले आए, ये आपका कोऑपरेशन जरूरी होता है, और ये बिल्कुल कोऑपरेशन कर रहे हैं। सुशांत का मामला होने के बाद आप एक एक घटना देखिए, एक एक घटना देखिए। जी अभी मैंने इस पर मराठी में वीडियो बना, 4 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि अर्णब गोस्वामी ये ट्रैप है, लेकिन ये तो खुद के पाव से चले गए अंदर, ये जी खुद के पाव से चले गए ना। अगर मैं लिख रहा हूं, मैं एक वीडियो बना रहा हूं, वो कम से कम समझ लो, और मुझे बोलते कि ये मोदी भक्त है। अभी मैं आपको जगा रहा हूं कि भाई आप फंस रहे हैं, तो हम गलती करें, लेकिन फिर भी उसको अच्छा बोलो, ठीक है बोलो, हम फंसे, हम मर जाए, ऐसे गधे लोग है, दूसरा कुछ नहीं है। इसलिए मैं मुझे दिखाई दे रहा है एक पॉलिटिकल वेंडेटा है। अब कैसे वो हमको हमको भी समझ लेना चाहिए, क्योंकि मीडिया में उसकी चर्चा भी नहीं है। मैंने शुरुआती जो रिमार्क्स किए वो इसलिए किए थे, आपने पिछले दिनों देखा होगा
जब कंगना रनौत टिप्पणियां कर रही थी तो संजय राउत ने कहा था कैमरा पर, ऑन कैमरा, कि इसके पीछे कुछ है, ये तो लाउड स्पीकर है। तो संजय राउत के जिस तरह के अटैक रहे हैं और जिस तरह के संकेत वो देते रहे हैं, कंगना रनौत को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया कराई गई, उसको भी इन लोगों ने राजनीतिक रूप दिया कि भाई केंद्र सरकार ने इनको वाई कैटेगरी की सुरक्षा दे दी। अनिल देशमुख ने कह दिया कि ये तो महाराष्ट्र का अपमान हो गया। यानी आप किसी का जबड़ा तोड़ने की बात करें, आप किसी को कहें कि आप मुंबई आएंगे तो आपको देख लेंगे, आप किसी का ऑफिस तोड़वाएं, तो वो कुछ नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार अगर किसी को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दे दे तो आपको उसके पीछे राजनीति दिखाई देनी शुरू हो जाती है। मैंने इसलिए वो शुरुआती रिमार्क कहे थे बस। जी जी। नहीं, आप अब देखिए कि बिल्कुल वो तो करेंगे ना। आप कर रहे तो वो जी करेंगे। आप रिया को सुरक्षा दे रहे, वो तो बिल्कुल आरोपी है। आप उसको सुरक्षा दे रहे हैं ना। उसके पीछे कोई मर्डरर भाग नहीं रहा है। उसको किसने धमकी नहीं दी है। उसके पीछे टीवी चैनल के कैमरा लेकर लोग दौड़ रहे, तो बंदूक लेके बिल्कुल। तो नहीं दौड़ रहे। तो आपने उसके लिए बड़ी भारी सुरक्षा मुहैया कराई। तो इसको तो कंगना को तो धमकी दी गई है ना। और जिसको धमकी नहीं दी गई, वो नेवल ऑफिसर मदन शर्मा, उनकी क्या हालत हुई आपने देखी है। और संजय बिल्कुल राउत क्या बिल्कुल। बोलते हैं, छोड़ो, वो तो पागल आदमी है। हम्म। वो बात ऐसी करेगा, बड़ी बड़ी बातें करेंगे जो उनको भी मालूम नहीं वो क्या शब्द यूज कर रहे। एक बात आपको बोल दूं कि जी अमिताभ बच्चन जो है, महानायक जिनको हम मानते हैं, बोलते हैं, तो वो अपने डायलॉग के लिए, डायलॉग की डिलीवरी के लिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज के लिए, उनका परफॉर्मेंस के लिए फेमस है। जी। लेकिन वो किस ढंग से परफॉर्मेंस दे, वो क्या डायलॉग बोलेंगे, ये तो उन्होंने नहीं लिखा है या नहीं, वो डायरेक्टर बताता है, स्क्रिप्ट राइटर उनका डायलॉग बनाता है। अब आपको मालूम है कि दीवार दीवार का जो उनका डायलॉग था, तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास गाड़ी बंगला वगैरह, तो बोलता है, शशि कपूर बोलता है कि मेरे पास माँ है। क्या इमोशनल हम्म। बनाने वाला डायलॉग होता है। हाँ हाँ। लेकिन अगर वो तो खुद अमिताभ ने लिखा नहीं है, सलीम जावेद ने लिखा था ना, जावेद अख्तर और बिल्कुल सलीम खान। बिल्कुल। अगर समझो ये डायलॉग इतना चलता है, तो क्यों मैं ही बोल दूं, मैं ही हीरो बन जाऊंगा। ऐसी सोच, ऐसा सोचकर अगर सलीम या जावेद वही डायलॉग बोलने लगे, तो कौन सुनने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। डायलॉग बिल्कुल आपके है, लेकिन बोल कौन रहा है, किस ढंग से वो पेश कर रहा है, उससे भी उसका वजन बढ़ता है या घटता है। फर्क वो सही है। होता है। तब जब तक सामना के संपादक करके नाम बाला साहब ठाकरे का था, तब तक लिखे संजय राउत, उससे कोई मतलब नहीं था किसके नाम पर जा रहा है। अब तो जर्नलिज्म में इतने सालों से है, आपको पता है बिल्कुल कितने एडिटर्स एक्चुअली एडिट लिखते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल संपादकीय लिखने वाले कितने एडिटर्स हैं, उनके नाम पर कोई और ही लिखता है। लेकिन वो जो बोलता है, तो उससे वो माहौल बन जाता है। मुझे एक पुरानी बात याद आ गई कि जब सोवियत यूनियन और ये सब ऐसे इसमें आ गया था और टूटने वाला था, उस वक्त रेगन थे अमेरिका के अध्यक्ष, और उनका और गोर्बाचेव का एक कोई बड़ा प्रोग्राम था। तो उसमें जी। रेगन क्या बोलेंगे, उनकी जो स्पीच राइटिंग करने वाली टीम थी, तो उसमें एक सेंटेंस आया था। वो सेंटेंस ऐसा था, मिस्टर प्रेसिडेंट गोर्बाचेव, ब्रिंग दैट वॉल डाउन। बर्लिन वॉल जी थी, ऐतिहासिक थी। हाँ हाँ हाँ। वो रेगन के भाषण में ये लिखा गया था कि वो गोर्बाचेव को बोलेंगे कि वो बर्लिन की दीवार गिरा दो। अब ये जब भाषण था बाद में, लेकिन पहले उस पर वो टीम बैठ गई,
और बोली ये सेंटेंस रहेगा ना रहेगा, इस पर 1.5 घंटे चर्चा हुई। फिर आखिर में तय किया गया कि रहने दो। अच्छा, हम्म। फिर वो बोला गया, लोग तालियां बजी, सब कुछ हुआ। कुछ दिन बाद असल में दीवार गिरी, तो ये सेंटेंस से नहीं गिरी थी। उसकी हिस्ट्री सही। लांस्की या कोई एडिट वो पत्रकार है, उसने वो सब हिस्ट्री लिखी है। तो वो जो दीवार गिरी वो अलग कारण से गिरी थी, लेकिन रेगन बोले और दीवार गिर गई, ऐसा बन गया। तो आप जो बोलते हैं, आप जो लिखते हैं, अभी जिसने लिखा था वो बोले कि मैंने बोला लिखा और दीवार गिर गई। तो ये संजय राउत को समझ में नहीं आ रहा है कि आप बाला साहब नहीं है, आपके डायलॉग में वो दम नहीं है, आप में वो अमिताभ नहीं है, अभी सामना अमिताभ नहीं है अभी। फिर बिल्कुल। भी ये बोलते जा रहे हैं और लोग हंसते जा रहे हैं। अन्ना हजारे को देखिए आप, जब लोकपाल का आंदोलन चरम सीमा पर था, उस पर अन्ना हजारे 2 शब्द भी बोले तो हेडलाइन होती थी, राइट। हेडलाइन होती थी। अब कुछ 1 साल पहले, कुछ 12 महीने पहले, 11 महीने पहले, निर्भया के जो आरोपी थे उनको फांसी हो, इसके लिए अन्ना हजारे धरना देकर बैठ गए थे। बस उतनी न्यूज आई, उसके बाद वो क्या कर रहे हैं, कुछ कुछ नहीं। बिल्कुल। तो इसका ध्यान होना चाहिए कि हम बार बार अगर बोलते रहे तो उससे कोई मतलब नहीं निकलता, जब तक उसके पीछे ताकत नहीं। बाला साहब एक ताकत थी, आपने मजाक बना लिया बस शिवसेना को। किसकी हिम्मत नहीं होती थी, किसकी हिम्मत नहीं होती थी। आपको याद दिला दो कि जब बोलते कुछ लोग मराठी मराठी बोलते, बाला साहब थे जो हिंदी फिल्म के पीछे पहाड़ जैसे खड़े हो गए थे। जी 70 के जमाने की बात है, दो कलिया नाम की फिल्म फिल्म आई थी, और जी वो एवीएम नाम का जो साउथ इंडियन चेन्नई का फिल्म प्रोडक्शन था, मद्रासी फिल्म कंपनी थी, उन्होंने बनाई थी, फिल्म हिंदी थी। तो उस वक्त तमिलनाडु में हिंदी फिल्मों का बहिष्कार किया गया था कि जी। यहाँ हिंदी फिल्में नहीं चलेगी, किसी थिएटर में नहीं चलेगी। कितने हिंदी फिल्मों के लोग खड़े हो गए थे, बड़े बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर, कोई खड़ा नहीं हुआ था। लेकिन जब ये दो कलियां हिंदी फिल्म मुंबई में चलने वाली थी, तो बाला साहब बोले ये फिल्म नहीं चलने दूंगा, मैं नहीं चलने दूंगा। अगर आप चेन्नई में, तमिलनाडु में हिंदी फिल्में नहीं चलाने देंगे, तो मुंबई में आपने बनाई हिंदी फिल्म नहीं बनाने चलाने दूंगा। आप जी यहां से हिंदी पर पैसा निकालेंगे और वहां हिंदी नहीं चलने देंगे, तो हिंदी के लिए लड़ा था कौन? हिंदी फिल्म के लिए बाला साहब लड़े थे। तो बाला बिल्कुल। साहब को बॉलीवुड वाले सम्मान देते थे, उनका शब्द मानते थे। उसका कारण ये था, बिल्कुल। जाके किसी की आंख फोड़ो, किसी को 2 थप्पड़ मारो, ऐसी दहशत नहीं थी। बाला साहब भी कानून मानते नहीं थे, उन्होंने आदेश दिया तो लड़के जाकर किसी को भी मार पीटते थे, मालूम है। लेकिन वो न्याय के लिए होता। फर्क ये है, फर्क ये है। तो और भाव। न्याय के लिए लड़ना, गुंडागर्दी करना, और अन्याय के लिए गुंडागर्दी करना, इसमें फर्क होता है। बाला साहब की बात अलग थी और आज की शिवसेना की बात अलग है। आज फिर सामना में बहुत कुछ लिखा गया है, कुछ ज्यादा ही लिख दिया गया है। मदन शर्मा पर भी अटैक किया गया है, कह दिया गया कि बच्चों का खेल नहीं है कि ओलंपिक खेलों में जाकर के वो खेलें। और राजनीति करने का आरोप उन पर लगा दिया गया है, जिसके साथ मतलब जिसने राष्ट्र की सेवा की है, जिसने राष्ट्र को अपने 30-35 साल दिए हैं, उसको आप केवल इसलिए मारपीट कर दें कि उसने किसी का भेजा हुआ कार्टून अग्रसारित कर दिया, आगे भेज दिया, और आप उसको जस्टिफाइड करने की कोशिश करें कि ये स्वतः स्फूर्त एक प्रतिक्रिया थी। और अब आप बजाय इसके कि उनकी हरकतों पर शर्मिंदा हो, माफी मांगे,
सामना में आप फिर उसी तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, उसको जस्टिफाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। कंगना के बारे में भी बहुत कुछ कहा गया है। तो ये सब आखिर है क्या? मानसिकता क्या है? क्या तभी समझ में आएगा जब लोग आपको पूरी तरीके से धूल चटा देंगे, तब आपको लोगों की साइकी समझ में आएगी कि लोगों के मन में कितना गुस्सा है आप लोगों की इस सोच को लेकर के, और गलत बात को आप लगातार परसुएट कर रहे हैं, उसको ताकत देने की कोशिश कर रहे हैं। जब मस्ती होती है, सत्ता की मस्ती होती है, तो आंख बंद होने का समय आता है, तब आंख खुलती है, लेकिन उसका उपयोग ही नहीं रहता। मैं इसलिए बार बार इनको चंद्रा बाबू का एग्जाम्पल देता हूं। जी। कहां है वो चंद्रा बाबू? जून 2018 से लेकर मई 2019 तक क्या क्या बोलते थे, आज कहां है देखो। लेकिन वो उनको पता नहीं चलेगा अभी, जब धूल चटेगी तभी पता चलेगा। आंख बंद होने का समय आ जाएगा, तब आंख खुलेगी, लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं होगा। एक बात आपको और बता दूं, आपने जो अब जी। बोला, आप मदन शर्मा ये नाम छोड़ दो। आपको लगेगा कि मदन शर्मा मराठी नहीं है। मैं बोलता हूं ये मराठी मराठी मराठा मर्दुम की, मराठा मर्दानगी की बेइज्जती कर रहे हैं। बिल्कुल ये बिल्कुल। जिसकी बेइज्जती कर रहे हैं, वो बोले थे परसों संजय राउत कि ये तो मर्चेंट नेवी वाले हैं, ये नेवी वाले नहीं है, देश के लिए लड़े हुए नहीं है। तो वो नेवी से रिटायर होने के बाद वो मर्चेंट नेवी में घर चलाने के लिए कुछ काम कर रहे। तो इनकी जो मजाक कर रहे हैं मर्चेंट नेवी बोलकर, तो वो मदन शर्मा की मजाक नहीं कर रहे। वो एक जुझारू मराठा मर्द की मजाक उड़ा रहे हैं। उसका नाम कुलभूषण जाधव है। बिल्कुल बिल्कुल। कुलभूषण जाधव कौन है? जो आज पाकिस्तान की जेल में पड़ा है। उसको कोर्ट में नहीं खड़ा किया। पाक सेना और शिवसेना में क्या फर्क रह गया? पाक सेना पाकिस्तान में कुलभूषण जाधव की हालत कर रही है, और जी यहां महाराष्ट्र में शिवसेना ठीक उसी ढंग से, उसी सर्विस से, नेवी से आए हुए रिटायर्ड अधिकारी को बेइज्जत कर रही है, उनको मारपीट कर रही है। तो मदन शर्मा की मारपीट नहीं है, महाराष्ट्र में कुलभूषण जाधव की मारपीट हो रही है। तो बिल्कुल ये सही कह रहे शिवसेना बची नहीं, इसको पाक सेना बोलना चाहिए। हैं। और भाऊ, अगर ये ध्यान में आज नहीं आ रहा है तो इस आदमी का भेजा ही नहीं चल रहा है, मानना चाहिए। आज कंगना रनौत ने मुंबई छोड़ दी, और मुंबई छोड़ी एक मैसेज देकर के, विद ए हैवी हार्ट लिविंग मुंबई, द वे आई वाज टेरराइज्ड ऑल दीज डेज, constant attacks and abuses hurled at me, attempts to break my house after my workplace, alert security with lethal weapons around me, must say my longing about POK was bang on। और इसके अलावा कंगना वो तो रनौत ने मैंने हिंदी परसों ही में भी, आपको बोल जी, एक हिंदी में भी मैसेज किया है रहा। उन्होंने। उन्होंने कहा है कि जब रक्षक ही भक्षक होने का ऐलान कर रहे हैं, घड़ियाल बन लोकतंत्र का चीर हरण कर रहे हैं, मुझे कमजोर समझकर बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, एक महिला को डराकर उसे नीचे दिखाकर अपनी इमेज को धूल कर रहे हैं। तो कंगना रनौत ने इनको चैलेंज देकर के मुंबई में लैंड किया, मुंबई में रही, वहां से भी चैलेंज करती रही, इनके अहंकार को तोड़ दिया। जो ये कह रहे थे कि मुंबई आए हम देख लेंगे, आपने उसके दफ्तर का एक हिस्सा तोड़ करके
अपने को ही ध्वस्त किया है, शिवसेना को ही ध्वस्त किया है, उसका कुछ नहीं बिगड़ा है। और अब मुंबई छोड़ करके उसने ये मैसेज भी दे दिया है कि मुंबई अब सुरक्षित नहीं है महिलाओं के लिए। क्या कंगना रनौत ने जो स्लैप्ड किया है इनको, ये समझ पाएंगे कभी इस चीज को? नहीं नहीं, ये समझने का सवाल ही नहीं आता है। समझने का, देखिए आप लोग, मुझे एक समझ में नहीं आता है कि बैल का दूध क्यों निकाल रहे हो। बैल दूध देता ही नहीं, ये समझ लो। इनके समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि समझने के लिए थोड़ी अकल चाहिए कि ये कंगना रनावत पॉलिटिक्स कर रही है, सच्ची बात है, लेकिन वो अगर राजनीति कर रही है तो उससे कोऑपरेशन नहीं करना चाहिए था ना। आप चुपचाप बैठ जाते। मुझे एक याद आ गया कि स्वरा भास्कर या कोई ऐसी फिल्म वाली थी, जी। तो उसने कांग्रेस के प्रचार में रहती है, तो उन्होंने बोला था कि योगी आदित्यनाथ को देखकर मुझे कॉन्स्टिपेशन जैसा लगता है। तो उन्होंने उसकी दखल भी नहीं ली। फिर भी किसी एक टीवी चैनल वाले ने कैमरा लेकर उनकी बाइट लेने की कोशिश की कि बोले अब वो ऐसी अभिनेत्री है, वो बोल रही है, तो बोले शायद उनको लगता होगा, मुझे मालूम नहीं, ये उनकी तकलीफ है, तो मैं क्या करूं। उनको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, मैं तो कुछ नहीं कर पाता क्योंकि मैं तो डॉक्टर हूं नहीं। छोड़ दिया, सब्जेक्ट खत्म हो गया। हाँ। उन्होंने यूपी की इज्जत, उत्तर प्रदेश की प्रतिष्ठा, ऐसा कुछ बनाया? बिल्कुल नहीं बनाया। वो चुपचाप बैठ, उन्होंने इग्नोर किया, क्योंकि उनको मालूम था इसमें पॉलिटिक्स है, जी। इसमें पॉलिटिक्स है। ये नहीं समझ पा रहे। तो अभी कंगना बिल्कुल पॉलिटिक्स कर रही है, बिल्कुल कर जी। रही है। क्योंकि जावेद अख्तर पॉलिटिक्स करते थे, महेश भट्ट पॉलिटिक्स करते हैं, तो कंगना क्यों ना करे। जी। आप जी। धक्के मारकर अगर कंगना को, अभी उसकी मां की रिएक्शन मैंने देखी कंगना की, जी। उन्होंने बोला हम तो पीढ़ियों से कांग्रेस ही रहे, कांग्रेस ही रहे हैं। हम्म। लेकिन अगर मेरी बेटी को संरक्षण बीजेपी का गवर्नमेंट दे रहा है तो मुझे उसका समर्थन करना पड़ेगा। तो बिल्कुल। अपने ही कांग्रेसियों को धक्के मारकर, जैसे मैंने बोला, और ये तो राहुल गांधी है शिवसेना के, राहुल गांधी है ना बिल्कुल। शिवसेना के। उन्होंने तो नबी आजाद को भी बीजेपी वाला बना दिया, कपिल सिब्बल को भी बीजेपी वाला बना दिया। तो इनके समझ में तो नहीं आएगा, ये तो पूरा मिट्टी में मिलाएंगे शिवसेना को। तब जाके और कहां गलती हुई वो उद्धव ठाकरे सोचना शुरू कर देंगे। अब ये इन्होंने कल एक आर्टिकल लिखा है, तो उसमें मैंने आज सुबह वीडियो डाल दिया जी। कि अभी बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र में दो ब्रांड चलते हैं, एक ठाकरे ब्रांड है, दूसरा पवार ब्रांड है। अगर इसका पतन, ये दो ब्रांड का पतन हो गया तो समझो मुंबई हाथ से चली गई, महाराष्ट्र खत्म हो गया। तो ये जो दो ब्रांड है, उसके पहले 400 साल पहले शिवाजी महाराज थे ना, वो ब्रांड नहीं है, वो ब्रांड नहीं है। यानी कि ये बोलते हैं, उनको मालूम नहीं है कुछ, बड़े बड़े अच्छे शब्द मिल जाते, वो बोल देते। जैसे कांग्रेस आपको को। रास्ते पर कोई, तो आप रास्ते पर निकले तो कुछ 15-20 साल के बच्चे इकट्ठे होते, कुछ मजाक हंसी मजाक करते, तो वो भी ऐसे डायलॉग बाजी करते। उससे इनका संपादक बिल्कुल भी उससे बड़ा नहीं है। वो उसी ढंग से, कोई नाके पर नुक्कड़ पर खड़ा होके जो टपोरीबाजी चलती है, इस ढंग से अगर कोई संपादक बोल गया तो उससे आपको सावध होना पड़ेगा कि ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। ये वैसे ही है भाऊ, जैसे कांग्रेस को लगता है कि भारत का इतिहास तभी से शुरू हुआ है जब से नेहरू प्रधानमंत्री बने थे। बिल्कुल बिल्कुल।
इनको नहीं, भी नेहरू लगता ने है कि नेहरू ने नहीं नहीं, नेहरू ने ही भारत को खोज निकाला, इसलिए उसको भारत की खोज बोलते हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इनको इंडिया मालूम नहीं, कांग्रेस वाले को, आज के जो कांग्रेस वाले हैं उनको इंडिया मालूम ही नहीं। ये तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया में रहते, या तो आइडिया ऑफ इंडिया में रहते, रियल इंडिया में रहते ही नहीं है। अब बिल्कुल देखो, बिल्कुल। इतने दिन हो गए, अब पार्लियामेंट सेशन शुरू हो गया, तो पुराने अध्यक्ष और नए अध्यक्ष, हंगामी अध्यक्ष निकल गए अमेरिका, हाँ, वो निकल ऐसे गए। पार्टी चलाते। तो ये वैसे ही है, ये टपोरी है, ये शिवसैनिक भी नहीं है। शिवसैनिक करता था, बोलता नहीं था। भले मारपीट बोलो, आप दंगा फसाद बोलो, लेकिन करता था। करूंगा ये बोलता नहीं था, उसको शिवसैनिक बोलते। ये तो शिवसैनिक बने ही है, ये पुराने जमाने के समाजवादी है, जो खाली बकवास करते, बोलते, कुछ करते नहीं है। और बाला साहब मुझे एक बार बोले थे, तो मैंने उनको बोला था कि अभी महाराष्ट्र में मुंबई से शिवसेना फैल रही है, तो आपके पास तो सिर्फ 12 नेता है जिनको आप नेता मानते हैं, बाकी के तो नेता नहीं, सब शिवसैनिक है। तो पूरा महाराष्ट्र कैसा कंट्रोल में रहेगा? आपको नेता नेता की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। तो वो मुझे बोले जी थे कि मुझे शिवसेना चलानी है, उसकी पीएसपी नहीं बनानी है, यानी प्रजा समाजवादी पार्टी नहीं बनानी है, जिसमें कोई हम्म अनुयायी होता ही नहीं, सब नेता होते हैं। हम्म। तो अब शिवसेना की बात यह हो गई, यहां सब नेता बन गए, कोई शिवसैनिक बचा ही नहीं। भाव, ये जो तीन एजेंसियां इस समय दिल्ली मुंबई में डेरा डाले हुए हैं, और सीबीआई की तरह अब एनसीबी की भी एसआईटी गठित कर दी गई है बाकायदा। लंबी लिस्ट है, और ये लिस्ट बहुत लंबी होने वाली है, होती जाएगी। कुछ को समन जारी किए जाने हैं, कुछ के नाम सामने आ गए हैं। क्या इसका भविष्य दिखाई दे रहा है? होगा क्या आगे? नहीं देखिए, अभी मैंने आपको भी इंटरव्यू लेने को बोला था, चाफेकर साहब का, जो जी एयरफोर्स में थे, मुझसे कांटेक्ट किया था उन्होंने, मैंने आपको इंटरव्यू, दौलत गोल्डी में उन्होंने कुछ साल पहले हवाई जहाज उतरवाया था। बिल्कुल। तो लेकिन वो हवाई जहाज उतारने के लिए जो तैयारी थी, वो तो आर्मी ने की थी, एयरफोर्स ने नहीं की थी। तो ये जी फिर जी नेवी होती है, आर्मी होती है, एयरफोर्स होती है, वो कोऑर्डिनेट करते इस ढंग से। ये जो अभी शुरू हो गया है मुंबई में, बॉलीवुड में, तो उसके लिए नारकोटिक्स ब्यूरो है, सीबीआई, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट है, ये एक में आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं जी कि भाई ये मामला हमारे लिए, हमारा कानूनी दायरा है, इसमें ये मामला हो नहीं सकता, तो आपको कुछ कर सकते हैं तो करो। तो नारकोटिक्स ब्यूरो जी ने शुरू किया। अब नारकोटिक्स ब्यूरो जो कर रहा है, उसका आधार लेके सीबीआई कुछ करेगी, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट कुछ करेगा। इस ढंग से कोऑर्डिनेशन चल रहा है। जी लेकिन मैं मानता हूं कि इसका बिल्कुल बड़ा, इसके स्क्रिप्ट लिखा गया है, पहले से लिखा था। जी शुरू कहां से करें? देखिए, लद्दाख में हमने तैयारियां जोरों शोरों से की थी, लेकिन गलवान जैसा कुछ ट्रिगर होना चाहिए था, वो हो गया। बिल्कुल। आज ही मैंने पढ़ा है कि अमेरिका का बड़ा पुराना न्यूज मैगजीन है, न्यूज वीक, उसमें एक चाइनीज एक्सपर्ट का ये आया है कि बुरी तरह से चाइना ने थप्पड़ खाई है गलवान में। हाँ, अगर वो गलती नहीं करते तो एक्शन नहीं होता, और पूरा लद्दाख का मामला शुरू ही नहीं होता। सही है। हम आज बोलते हैं कि चाइना ने शुरू किया, हमने नहीं शुरू किया, लेकिन वो उसमें फंस गए। लेकिन चाइना, लद्दाख में हम कुछ करेंगे, ये पहले से तय था, उसका पूरा प्लानिंग चल रहा था, उसका स्क्रिप्ट लिखा गया था। उसी ढंग से बॉलीवुड माफिया, कुछ करप्ट पुलिस ऑफिशियल्स, पॉलिटिशियंस,
ब्लैक मनी वाले, इनका जो एक बड़ा अलायंस बन गया है, वो अगर तोड़ना है तो कुछ करना चाहिए, ये तय था। और मैंने आपको बोल दिया था उस वक्त शिकागो में इतना गुंडा राज था, अल कापोन नाम का जो माफिया था, तो उसका ही यानी कि यहाँ पुलिस कमिश्नर कौन रहेगा वो तय करता था। आपको कहीं ड्रग्स बेचने हैं, आपको कहीं शराब बेचनी है, आपको जुए का अड्डा निकालना है, तो उससे परमिशन लेनी पड़ती थी। अगर आप उससे परमिशन लेते तो पुलिस आप पर छापेमारी नहीं करती थी, इतना पक्का था। तो इससे निकलेंगे कैसे? तो इलियट नेस नाम का एक अफसर था, उसने आइडिया निकाला और उससे वो सब बदलते गया। तो लेकिन उसको कोई मर्डर बिल्डर के नहीं, उसको टैक्स इवेजन के लिए पकड़ा गया था, मैंने बोला, और 2 जेल में गया बहुत साल के लिए, और शिकागो क्लीन हो गया। तो इस ढंग से ये जो मुंबई में माफिया, बॉलीवुड, ड्रग्स, ब्लैक मनी, मनी लॉन्ड्रिंग, जो करप्ट पॉलिटिशियंस, ये आगे चलकर अब थोड़ी, अब जर्नलिस्ट बहुत सालों से है जी। वोरा कमेटी का रिपोर्ट आपको मालूम है ना? वोरा कमेटी का रिपोर्ट, तो वोरा कमेटी का रिपोर्ट दबा के रखा गया है ना, उस पर कभी चर्चा हुई ही नहीं। तो वोरा कमेटी का रिपोर्ट किस मंत्रालय के पास है? होम मिनिस्ट्री के पास है ना। हाँ, तो ये स्क्रिप्ट का जो आप बोलते ना, उसका बीज जो होता है, स्टोरी का कथा बीज होता है, तो बीज कहां से निकला है समझते? मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, सही है। मैं सोचता बहुत हूँ, बोलता कम हूँ। तो मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि ये स्टोरी जो है, ये जो स्क्रिप्ट है बॉलीवुड के लिए अब चल रही है, सीबीआई, नारकोटिक्स ब्यूरो, ये सब शायद वोरा कमेटी के रिपोर्ट से तो नहीं ये स्टोरी निकली है जिस पर आगे की स्क्रिप्ट लिखी गई है। बिल्कुल सही सोच संकेत लो, है मैं आपके। ज्यादा बोलूंगा नहीं, आप ये सोच लो, और जो कुछ सुनने वाले वो सोच ले कि ये वोरा कमेटी में जो कुछ बताया गया है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, उस पर वो रिपोर्ट थी, तो उसका एक सेरा मिल गया। अब आगे आगे देखिए क्या होता है। भाव, बहुत धन्यवाद आपका। बहुत विस्तार से और कई बिंदुओं पर आज हमारी और आपकी चर्चा हुई है, और आपने बहुत विस्तार से भी और गहनता से भी हमारे दर्शकों को समझाने की कोशिश की है। मैं दर्शकों से एक निवेदन जरूर करूंगा आखिर में, भाव का प्रतिपक्ष चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करिए। भाव बीच बीच में वहां भी हिंदी में कुछ कुछ वीडियो डालते हैं। भाव, बहुत धन्यवाद आपका। बहुत नमस्कार नमस्कार। आपको।